नमस्कार, एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। एनसीईआरटी की बात में हम चर्चा करते हैं आज नगर और राज्यों का निर्माण भारत में कैसे हुआ। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भारत में एक सिंधु सरस्वती सभ्यता विकसित हुई जो लगभग 2000 ईसा पूर्व में अपने चरम पर पहुंची और लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास वह सभ्यता, जिसे हम भारत का पहला नगरीकरण कहते हैं, किसी कारण से समाप्त हो गई। उसके प्रमाण मिलने बंद हो गए और उसके संभावित कारणों में जो माना जाता है वो है कि संभवतः जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय दशाओं के विपरीत होने के कारण वो सभ्यता समाप्त हुई, यानी पहला नगरीकरण सभ्यता का समाप्त हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक नगरीय सभ्यता भारत में समाप्त हुई और लगभग 1000 ईसा पूर्व में भारत का दूसरा नगरीकरण और राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो पहली जो नगरीय सभ्यता थी, जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, उसमें जो उनके कौशल थे नगर निर्माण के, जल निकासी के, विकसित शासन तंत्र के, कुशल शिल्पकार और एक लेखन प्रणाली के, वो सब ध्वस्त हो गए। इसीलिए हम इस दूसरे नगरीकरण को पुनर्जन्म कहते हैं, एक दूसरी सभ्यता का पुनर्जन्म। इसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। इसी समय पर भारत में एक प्राचीन विद्वान कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा नए राज्य के निर्माण और उनकी सुरक्षा के लिए एक विचार प्रस्तुत किया गया था कि राज्य की रक्षा के लिए राजधानी और उसके जो सीमांत नगर होते हैं उनकी किलेबंदी आवश्यक है और राज्य के पास एक ऐसी भूमि होनी चाहिए जो न सिर्फ जन सामान्य का पोषण कर सके बल्कि आगंतुकों का भी निर्वाह कर सके। तो इसी परिकल्पना ने इस दूसरी नगरीय जो सभ्यता थी और जो भारत में राज्य निर्माण की अनवरत चलने वाली एक व्यवस्था थी, उसको विकसित किया। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये दूसरा नगरीकरण राख से अंकुरण के समान है, यानी राख से पैदा हुए ये सभ्यता थी। राख से पैदा होने का मतलब कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता समाप्त हुई उसके लोग शहरी और नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के बस गए। वहां पर वो कृषि कार्य करने लगे और कृषि कार्य के कारण जमीन पर उनका निजी स्वामित्व की भावना प्रबल होने लगी। इस निजी स्वामित्व की भावना ने लोगों के जो परिवार थे, जिन्हें कुल कहा जाता था, कुल और वंश, वो आपस में एक जैसे वंश, एक जैसे कुल आपस में संगठित होने शुरू हुए और वो कुल और वंश एक निश्चित जमीनी क्षेत्र से अपने आप का लगाव प्रदर्शित करने लगे। इसी जमीनी क्षेत्र को जनपद कहा जाने लगा। संस्कृत में जनपद का अर्थ होता है जहां लोगों के पैर पड़े हों। तो इस प्रकार जनपदों का उदय हुआ और इन जनपदों की व्यवस्था के लिए एक राजा या कोई शासक जो उन क्षेत्रों की व्यवस्था बनाता था, उसका उदय हुआ। अब ये जो जनपद थे, इनमें धीरे धीरे कृषि कार्य विस्तृत होते चले गए, खेतीबाड़ी का विकास होता चला गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो लोहे ने निभाई। भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व से लोहे के प्रमाण मिलने आरंभ होते हैं। हालांकि संभव है कि इससे पहले लोहे का प्रयोग होने लग गया होगा, लेकिन लगभग इसी समय, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे को पिघला करके उन्नत प्रकार के औजार बनने लगे। इन औजारों से जंगल साफ किए जाने लगे और खेती योग्य जमीन तैयार होने लगी। खेती की जुताई इन औजारों से आसान हो गई, क्योंकि इससे पहले जो धातुएं प्रयोग होती थी
वो तांबा और कांसा थी, जो उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। लोहा मजबूत होने के कारण ज़्यादा उपयोगी होने लगा और इस प्रकार जनपदों में कृषि का विस्तार होने लगा। दूसरा, इन्हीं लोहे के द्वारा तलवार, भाले, तीर जैसे उन्नत और हल्के और मजबूत हथियार बनाने लगे, जिससे युद्ध कला का भी धीरे धीरे विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का ये जो दूसरा नगरीकरण है, इसकी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन आया, जिसे हम लौह क्रांति या आयरन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस लौह क्रांति ने ही जनपदों को विस्तार देना शुरू किया, जनपद मजबूत होने लगे। इनमें जो छोटे जनपद थे, उन्होंने आपस में मिलकर महाजनपदों का निर्माण किया। इस प्रकार लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। खासतौर से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इन 16 महाजनपदों में 4 ज्यादा शक्तिशाली थे। बिहार में मगध, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल और वत्स, और मध्य प्रदेश में, वर्तमान मध्य प्रदेश में अवंती। इन 16 महाजनपदों को अगर हम देखें तो ये आज के अफगानिस्तान से लेकर के पूरे उत्तर भारत में गंगा घाटी में पूर्वी बिहार और बंगाल तक फैले हुए थे। इन 16 में सबसे उत्तर में कंबोज, गांधार, कुरु, विराट, शूरसेन, पांचाल, श्रावस्ती, मल्ल, बज्जी, अंग, मगध, काशी, कौशांबी, चेदी, अवंती और सबसे दक्षिण में गोदावरी के तट पर अशमक, ये शामिल थे। जैसा मैंने बताया अभी कि इनमें मगध, कौशल, अवंती ज्यादा शक्तिशाली थे, और अगर इनमें भी तुलना करें तो मगध ज्यादा शक्तिशाली था। और इसके पीछे के जो कारण हैं उनमें लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि लौह अयस्क इन क्षेत्रों में ज्यादा मिला। इससे इन्होंने कृषि का ज्यादा विस्तार किया और उससे ये धन धान्यपूर्ण होते चले गए। इन महाजनपदों ने अपने नगरों की सुरक्षा के लिए विशाल किले बनवाए, उनके चारों तरफ गहरी खाइयां खुदवाई और निकासी और प्रवेश के द्वार जानबूझकर सकरे बनाए जाते थे, जिससे शत्रु को आसानी से अंदर प्रवेश करने से रोका जा सके। ऐसे प्राचीन नगर जो कि लगभग आज से 2500 साल पहले बनने लग गए थे, उनके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। खासतौर से जो भुवनेश्वर है, वहाँ शिशुपाल नगर नाम का एक नगर था, जिसके अवशेष खुदाई में मिले हैं। तो इस प्रकार इस दूसरे नगरीकरण में नगरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अब ये जो महाजनपद थे, इनमें शासन की 2 शाखाएं, 2 धाराएं विकसित हुई। एक धारा जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, दूसरी धारा जिसे हम गणतंत्र या गणराज्य कहते हैं। इन महाजनपदों में ज्यादातर में राजतंत्र था, जिनमें राजा वंशानुगत होता था, सर्वोच्च होता था। हालांकि उसे सलाह देने के लिए मंत्रियों का एक समर्थित वर्ग होता था, और इनमें राजा मंत्रियों की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होता था, उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। जैसा मैंने कहा, अधिकांश महाजनपद इसी श्रेणी में थे। लेकिन बज्जी और मल्ल नामक 2 महाजनपद जो वर्तमान उत्तरी बिहार में थे, वहां गणराज्य के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि राजा का चयन सभा द्वारा किया जाता था। सभा और समितियां लोगों की बने हुए समूह होते थे, जिनके उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होते हैं, और इनकी सलाह पर
राजा का चयन होता था और राजा इनकी बात को मानता था। इसलिए बच्ची और मल्ल जो कि उत्तरी बिहार में स्थित थे, इनको विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। इन्हीं में वैशाली कपिलवस्तु नामक गणतंत्र थे जो महावीर स्वामी बुद्ध महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार दो शासन की धाराएं यहाँ पर विकसित हुई। अब जब इन महाजनपदों में कृषि का विस्तार हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ये धन धान्य से परिपूर्ण हुए, तो फिर जो अधिशेष अन्न था उसके व्यापार की शुरुआत हुई और एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापारी वर्ग उनको उन अन्न और अन्य वस्तुओं को लाने ले जाने का कार्य करने लगा। इस प्रकार व्यापार की शुरुआत हुई और व्यापार की आवश्यकता ने मुद्रा यानी सिक्के को जन्म दिया, सिक्कों की आवश्यकता को जन्म दिया। आरंभिक सिक्के चांदी के बने होते थे क्योंकि चांदी एक मुलायम या सॉफ्ट धातु होती है। तो उन सिक्कों पर प्रतीकों को पंच करना, उकेरना आहत होता मतलब आसान होता था, इसलिए इन्हें पंचमार्क सिक्के या आहत मुद्रा का नाम दिया गया, जो खुदाई में बड़ी मात्रा में मिले हैं। और प्रत्येक महाजनपद ने अपनी अपनी मुद्रा, विशेष प्रतीक चिन्हों के साथ में जारी करना शुरू किया। तो कृषि के साथ इस प्रकार व्यापार भी बढ़ता चला गया। अब अगर हम समाज के ताने बाने को समझें तो जैसा कि वेदों के समय में भी उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण बन गए थे, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शामिल थे और इनके कार्य निर्धारित हुआ करते थे, वो अब जातियों में बंटने लगे। किसी भी समाज में जब समाज एक निश्चित रूप ग्रहण करता है, एक आकार लेना शुरू करता है, तब उसमें श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि कार्यों की अधिकता हो जाती है, अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करने लगते हैं। तो उस श्रम विभाजन के कारण कुछ लोग कृषि कार्य करते हैं, कुछ धातुओं से औजार बनाते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं। इस प्रकार विभिन्न विभिन्न वर्ग के लोग जो हैं विभिन्न कार्य करते हैं, तो वो अलग समुदाय और उनमें फिर धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी अलग कौशल विकसित होता चला जाता है और इसी से उनके जो समूह बन जाते हैं वो धीरे धीरे जाति का रूप लेने लगे, जाति का आकार लेने लगे। तो इस प्रकार समाज में जाति और वर्ण ये व्यवस्थाएं संगठित होती चली गई। अब व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रास्तों की आवश्यकता थी, मार्गों की आवश्यकता थी। तो प्राचीन ग्रंथों में हमें 2 महामार्गों का उल्लेख मिलता है। एक उत्तरापथ कहलाता है, जो सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र से लेकर के गंगा यमुना के मैदान को ब्रह्मपुत्र के मैदान से जोड़ता था उत्तर में, इसको उत्तरापथ का नाम दिया गया है। दूसरा था दक्षिणापथ, जो कौशाम्बी वर्तमान में प्रयागराज के पास से आरंभ होकर के विंध्याचल को पार करते हुए और वर्तमान आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के क्षेत्रों को जोड़ते हुए तमिलनाडु तक जाता था, और दूसरी शाखा विंध्याचल और सतपुड़ा को पार करते हुए वर्तमान में पश्चिमी घाट के सहारे होकर के जाता था। तो इस प्रकार उत्तर के मैदानी क्षेत्रों का संपर्क दक्षिण के भागों से होने लगा। तो इस प्रकार 2 महामार्ग विकसित हो गए इसी काल में। तो देखिए, इस दूसरे नगरीय क्रांति में या दूसरे नगरीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हुई, लोहे की खोज, उसके द्वारा कृषि का विस्तार, कृषि के विस्तार से व्यापार का विस्तार, और व्यापार की सुगमता के लिए और भी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए, सैनिक अभियानों के लिए महामार्गों का मतलब निर्माण। ये ऐसे चरण थे जिन्होंने लगभग 300 ईसा पूर्व तक आते आते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को छोटे बड़े मार्गों, महामार्गों के जाल से जोड़ दिया, और इन महाजनपदों ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जो पहले से कहीं अधिक एकीकृत और गतिशील था, मूवेबल था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महाजनपद काल में जो दूसरा नगरीकरण हुआ, उसकी विरासत आज तक चली आ रही है। कह सकते हैं कि नगरीकरण का ये जो दूसरा चरण था, ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी,
ये एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत थी जो आश्चर्यजनक रूप से आज तक अनवरत रूप से चली आ रही है, और लगभग 2500 साल पहले बने शहर, मार्ग और उस समय पैदा हुए विचार आज तक आधुनिक भारत में जीवित हैं। एक तरह से हमारी विरासत के तौर पर वो आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं। तो इस प्रकार एक अनवरत यात्रा जिसने पहले नगरीकरण से लेकर के दूसरे नगरीकरण तक तय की, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि पहला नगरीकरण बीच में कहीं खो गया, उसके प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन दूसरा नगरीकरण की विरासत तब से अनवरत जारी है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो कंटेंट बॉक्स में उन्हें लिखिए, जिससे मैं उनके उत्तर आपको दे सकूं। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी नगरीकरण की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें साम्राज्यों के उदय की बात आपको समझाई जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।